आज घर में काफी चहल पहल थी। छोटी नंद दिव्या की शादी 15 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी नंद दीप्ति और उसके पति नवीन घर आए हुए थे। सब लोग पापा जी के कमरे में बैठकर इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि घर की बहू मेघना सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई। लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। मेघना को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति अमन को मेघना को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे मेघना ने देख भी लिया, लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। आखिर अमन ने मेघना से कहा, मेघना, हम लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। मेघना ने प्रश्न भरी नज़रों से अमन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात दीप्ति ने समझ ली, इसलिए वो मेघना से बोली, भाभी, वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो, तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर मेघना ने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है, मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता। पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करें, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उसे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी, तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पापा जी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर बाहर निकल गई। सासू माँ सरला जी भी बाहर आई और मेघना को काम बता दिया। बहू, हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। दीप्ति और दामाद जी यहीं खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। अमन बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक मेघना भी कमरे में आ गई। अमन, तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात को सुना अनसुना कर अमन बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं। अब ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना, और भगवान के लिए खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ अमन अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहां से निकल गया। मेघना उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। अमन भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। मेघना वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली गंगूबाई आती दिखी। उसके आने पर सरला जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे अमन भी रवाना हो गया। गंगूबाई घर में आ गई तो मेघना ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। गंगूबाई अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने सरला जी के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर मेघना ने पूछा, अरे, ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर गंगूबाई ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। मेघना ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब गंगूबाई ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली
और घर के बाकी कमरों की सफाई करने लगी। मेघना उसे काम करते देखकर बैठी-बैठी सोचने लगी, यही इज्जत है उसकी इस घर में। एक नौकरानी पर भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि गंगूबाई यहाँ 10 सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, मेघना ने देखा कि जैसे-जैसे गंगूबाई सफाई करती जा रही थी, वैसे-वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ मेघना का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था, जहाँ ताला नहीं लगा था। मेघना अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी कि गंगूबाई अपना काम खत्म कर जाने लगी। तब मेघना ने टोका, अरे आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाजा कैसे खोलेंगे। उसकी बात सुनकर गंगूबाई बोली, माफ करना बहू रानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली नम्रता जी को दे जाना। कहकर गंगूबाई घर से निकल गई, जबकि मेघना सोफे पर बैठी एकटक उन्हें जाती देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे-बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहाँ 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी कर दी जाती थी। पर मेघना के माता-पिता ने उसे बड़े अरमानों के साथ अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर कॉलेज पढ़ने भेजा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। वो हमेशा उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए अपने रूढ़िवादी परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की शिक्षा के लिए शहर भेजा। गांव के माहौल से निकलकर मेघना पहली बार शहर में आई थी। उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का रहन सहन बहुत भा रहा था। वहीं कॉलेज में अमन से उसकी मुलाकात हुई थी। वो फाइनल ईयर में था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। फाइनल एग्जाम आते आते दोनों की शादी के सपने बुनने लगे थे। अमन का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसे तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात थी। लेकिन इधर मेघना पर अमन के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमन ने उसे सपने भी ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करना है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो। हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं। तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद ऐश ही करना है। मेघना धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बढ़ी लड़की को शहर के ऐशो आराम अपनी ओर खींचने लगे। उसे अमन पर अपने से ज्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो इधर अमन के माता पिता भी नहीं थे। आखिर मेघना उनके स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी अमन को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन अमन तो मेघना के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे मेघना के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। पर कहते हैं ना, प्यार की खुमारी सब कुछ करवा देता है। एक रात मेघना सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई। पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लाई। अमन तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमन के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन सोने के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक अमन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का खुमार उतरा और जेब में पैसे कम हो गए, तो दोनों को आटे दाल का भाव पता चल गया। दोनों में तू तू मैं होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि अमन अपने माता पिता का अकेला बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थीं। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद अमन को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें मेघना को भी अपनाना पड़ा। अब तो मेघना को भी लग रहा था कि सचमुच जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, पर असल जिंदगी की शुरुआत अब हुई थी। ससुराल में रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। मेघना का सामना अब ससुराल वालों से हो रहा था। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर एक गंगूबाई रह गई।
जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम मेघना के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो अमन भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। मेघना के हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था क्योंकि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। खैर, जब उसकी तंद्रा टूटी तो उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी कर दी। इन्हीं सब में दोपहर के 3 बज गए। तब तक सब लोग घर आ गए। अमन पड़ोस वाली नम्रता जी के यहाँ से चाबियां ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे सरला जी के कमरे में गया। अभी सब लोग सामान के साथ सरला जी के कमरे में ही थे कि मेघना उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय दिव्या अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से मेघना को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वहीं सरला जी मेघना को देखकर बिगड़ते हुए बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक सरला जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई मेघना बोली, जी मैं वो दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर अमन नाराज होते हुए बोला, खाना क्या भागकर जा रहा था? आकर खा तो रहे थे। यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमन ने जिस तरीके से दुत्कारते हुए मेघना से कहा, उसे मेघना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में। मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से सरला जी बोली। उनकी बात सुनकर मेघना को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हो। उसने भी सरला जी के सामने आते हुए कहा, आपको मुझसे ज्यादा नौकरानी पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी आपने गंगूबाई से कमरों में ताला लगवाया और चाबी नम्रता आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो हमारी क्या सगी होगी? तू तो तेरे ही माँ के गहने चुरा कर ले आई थी, फिर तेरा क्या भरोसा हो कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? सरला जी ने आज दिल की भड़ास मुंह पर निकाल ही दी। सुनकर मेघना बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा कर उसे नंगा कर दिया हो। अपनी इस प्रतिबिंब को तो वो देख भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था, शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात हो गई। सबने अपना खाना बनाकर खा पी लिया, लेकिन मेघना को किसी ने नहीं कहा। आज उसे पता चल रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है। शिक्षा उसके पास थी नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए ही नहीं थे, पर फिर भी अपने स्वाभिमान को मारकर जीना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी शिक्षा को पूरा करने की ठानी। जानती थी कि घर में कोई भी पैसा नहीं देगा, इसलिए उसने दूसरे दिन एक छोटे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। भला एक 12वीं पास लड़की को क्या नौकरी मिले, पर फिर भी डेमो के बाद प्री प्राइमरी टीचर की जॉब उसे दे दी गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए। पहले तो घर में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 6-7 घंटे के लिए कम से कम मेघना से छुटकारा मिलेगा, ये सोचकर ही सरला जी ने हाँ कर दी। अब अपनी सैलरी से ही उसने फॉर्म भरा और अपनी आगे की शिक्षा शुरू की। आखिर अथक परिश्रम और समय के साथ उसने अपनी शिक्षा भी पूरी की और अच्छी जगह नौकरी पर भी लग गई। इस बीच को एक बेटी की माँ भी बनी। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी मन का एक कोना खाली था। कई बार कोशिश की कि माता पिता से बात करने की, लेकिन पिता ने ये कहकर दुत्कार दिया कि तेरा साया भी मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए इस दुत्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर वो अपनी जिंदगी जीती रही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।